तो सभी को नमस्कार। आज हम प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। खेती तो प्रकृति पर ही निर्भर है। जैसे आज हम लोग प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति पर ही निर्भर है। आज का जो विषय है कि जैसे आज की तारीख में हमको जो समझाया जा रहा है गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, तो मैं आपको फिर बताऊं कि गाय या बैल हमारी खेती का अनादिकाल से एक हिस्सा रहा है। बिना गाय बैल की खेती नहीं हो सकती थी, क्योंकि ट्रैक्टर तो मेरा अभी 60 साल पहले आया, उसके पहले हम बैल से खेती करते थे। तो गाय का प्राचीन काल से हमारी खेती में सहयोग रहा है और गाय के बैल के बिना हम खेती नहीं कर सकते थे। तो प्राकृतिक खेती जब गौ आधारित कहते हैं तो कंप्लीट प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि प्रकृति में दिखने वाली जड़ और चेतन जगत की जितनी भी इकाइयाँ हैं वो सब प्रकृति का हिस्सा है और सबकी अपनी कोई ना कोई उपयोगिता है। हम उसको आत्मसात करें कि जो कुछ भी दिखता है, जितने खरपतवार दिखते हैं, जितने भी जीव जंतु दिखते हैं, उन सब का हमारी खेती से कोई ना कोई रिश्ता है। हम जाने अनजाने उस रिश्ते को भूल गए, मैकेनाइजेशन पर आए, रासायनिक उर्वरकों पर आए, फसल सुरक्षा रसायनों पर आए। आज की जो समस्या है कि प्राकृतिक खेती के बारे में जो कहा जाता है भाई प्राकृतिक खेती अनिवार्य है, तो पहले हमें ये समझना है प्राकृतिक खेती अनिवार्य क्यों है। क्या वजह आ पड़ी कि रासायनिक खेती से निकल के हमें प्राकृतिक खेती में जाने के लिए सोचने पर बाध्य होना पड़ा। तो हमें रासायनिक खेती के हानि समझनी है, नुकसान समझने। नुकसान क्या हुआ? रासायनिक खेती के अभी 60 साल हुए, भूमि की उर्वरता यानी भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो गई, भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया, हमारी बायोडाइवर्सिटी में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के और लाभदायक जीव जंतु खत्म हो गए और उपज का जो स्वाद भोजन के लिए हम खेती करते थे उसमें स्वाद नहीं बचा। और जो हम खेतों में डालते हैं केमिकल, वो जाने अनजाने मेरे भोजन पानी हवा में मिलकर के मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। नंबर एक। दूसरा, किसान की जो फसल उत्पादन की लागत है वो बढ़ रही है और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का जो इरादा है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि हम किसान की आमदनी कैसे बढ़ाएं, फसलों की उत्पादन लागत कैसे सुधारें और गिरते मानव स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें। ऑब्जेक्ट ये है। अब इस प्राकृतिक खेती में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना। प्रकृति में हमको सबसे बड़ा जो उपहार है वो ज़मीन है, जहाँ की हम खेती करते हैं। कोई भी फसल बोएंगे तो ज़मीन में ही बीज डालेंगे। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बीज तो मैं ज़मीन में बोता हूँ, लेकिन जलवायु उसको पालती है। जैसे सारे लोग तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी भी हैं। हम सब लोग पढ़े हैं कि कोई भी प्लांट ज़मीन से केवल 5% एनर्जी लेता है। जो पोषक तत्वों की बात है, 16 पोषक तत्वों की, उसमें से जो 13 पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा केवल 5% है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा 95% से भी ज़्यादा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो हमको वायुमंडल से मिलते हैं, ज़मीन से तो केवल हमको मिलता है 5%। तो ज़मीन की उर्वरता सबसे पहला प्रकृति को ठीक करने का ये है कि हमें ज़मीन की उर्वरता को ठीक करना है। जैसा कि सब लोग हम जानते हैं कि ज़मीन में नाना प्रकार के लाभदायक जीव जंतु होते हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। जैसे मोटे तौर पर बताऊं, केंचुआ। हमारी ज़मीन में जब केंचुआ था तो ज़मीन में 3 मीटर नीचे ऊपर करता रहता था, भोजन की तलाश में ऊपर आता था, नीचे जाता था और बीट ऊपर कर जाता था, ज़मीन में असंख्य छिद्र कर देता था, जिससे वर्षा का पानी नीचे जाता था। ज़मीन मुलायम रहती थी, उसमें एरेशन रहता था, खेत में जो रेजिड्यू थे क्रॉप के वो उनको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करता था। केंचुआ मर गया।
अब कल्पना करिए जब केंचुआ दिखने वाला प्राणी मर सकता है केमिकल डाल करके, तो जो सूक्ष्म जीवों की बात आती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल, वो क्यों नहीं मरेंगे? तो आज की तारीख में वो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे वो भी नष्ट हो गए। इसीलिए आज़ादी के बाद 1960 में जो मिट्टियों में जीवांश कार्बन का एवरेज था वो 0.52% था, जबकि 1 होना चाहिए, और आज घट करके 0.3 रह गया। चूँकि ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, और फसल मैंने गेहूं की बो दी, और गेहूं की फसल को पालने के लिए हमको फिर वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है ज़मीन में, वो गेहूं की फसल को उतना पैदा कर नहीं सकता। तो ये होता क्या किया जाए, तो भाई ऊपर से कुछ पोषक तत्व तो दिए जाए। तो ये मजबूरी हमारी यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक और सल्फर देने की। अगर मैं इस बात को समझूं कि प्राकृतिक खेती में ज़मीन की उर्वरता को सही करना है, तो इस विधा में एक जो ये विषय आता है ना कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, वर्तमान में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो मेरे सामने ये प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत का जो विज्ञान है, हमने जो समझा है उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। जैसे सारे लोग एग्रीकल्चर के हैं, एक जीवाणु, एक बेनिफिशियल माइक्रोब जैसे एजेटोबैक्टर हुआ, एसिटोबैक्टर हुआ, ब्यूवेरी हुआ, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, जो कि जिसका भी नाम ले लो, क्या हमें पता है कि इसका सेल डिवीज़न कितना घंटे में होता है, कितना दिन में होता है? तो जैसा मैंने पढ़ा है कि कुछ 8 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में सेल डिवीज़न होते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई होने में एक्स समय लगता है। अब हमने ये जीवामृत बनाया, इस ड्रम में अभी क्या करते हैं, अभी मैं इसमें 200 लीटर पानी भरता हूँ, 225 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर डालता हूँ, 10 किलो गौ की पेशाब डालता हूँ, आधा किलो किसी अच्छे पेड़ के नीचे की मिट्टी डालता हूँ, 1 किलो गुड़ डालता हूँ और 1 किलो आटा डालता हूँ, और इसको हिलाता हूँ। ये बताइए 72 घंटे या 48 घंटे में इसमें जो भी माइक्रोब्स थे वो कितने बार मल्टीप्लाई होंगे? 4 बार, 8 बार, 10 बार। तो मान लीजिए जैसे इसमें जो मैंने गोबर डाला, ये डाल, जो कुछ भी क्वांटिटी थी माइक्रोब्स की, वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ही बढ़ी, जबकि इसमें 2000 टाइम बढ़नी है। और 2000 टाइम बढ़ाने के लिए हमको इसको समय देना पड़ेगा। 4 दिन में, 3 दिन में ये माइक्रोब्स इतने नहीं डेवलप होंगे। मैं पिछले 13 सालों से इस विषय में मतलब प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ, और एक ड्रम में पूरा सैचुरेट हो जाए, 10 की पावर 9 या 10 की पावर 8 तक बैक्टीरिया पहुँच जाए, इसके लिए लगते हैं कम से कम 2.5 महीना। और हम लोग क्या करते हैं कि आज गोबर, आटा, बेसन, चीनी सब डाला और 3 दिन के बाद ले जाके खेत में डाल दिया, और फिर क्या कहते हैं, अमूमन लोग जो इस विधा को जानते हैं, जो इससे खेती करते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं साहब, उत्पादन देखो कुछ तो गिरता ही है। क्यों गिरता है? क्योंकि अभी खेत में वो माइक्रोब्स नहीं पहुँचे। मैं क्या कहता हूँ कि इसमें आप मिट्टी का जो सिलेक्शन है, मिट्टी कहाँ से लाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मिट्टी है कि क्या मैं मिट्टी ऐसे स्थान से लाया हूँ जिसमें माइक्रोब्स थे। आप श्योर हैं? यस, तो ठीक है। तो वो मिट्टी जब श्योर हो गए कि इसमें माइक्रोब्स थे, ऐसी जगह से लाया हूँ वहाँ कोई केमिकल नहीं पड़ा है, और हमें उम्मीद थी वहाँ पर माइक्रोब्स हैं, घने जंगल थे, अच्छा पेड़ था बरगद का। अब हमने 200 लीटर पानी डाल दिया, 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा डाल दिया। मान लीजिए कि मिट्टी में माइक्रोब्स थे और वो मल्टीप्लाई हुए, और उस गुड़ और जो आटा था वो उनका आहार था। 3 दिन के अंदर वो माइक्रोब्स वो गुड़ को और उस आटे को खा गए, और हमको ये 6 दिन 7 दिन बाद यूज करना है। अब क्या होगा? जब माइक्रोब्स वो अपना भोजन खा गए, अब उनके लिए कोई भोजन बचा नहीं, तो कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे? तो रिवर्स लगा कि 3 दिन तक मल्टीप्लाई हो रहे थे और अचानक वो फिर नष्ट होने लगे, क्योंकि उसमें भोजन नहीं है। तो इस विज्ञान में मैं क्या कहता हूँ कि इसमें हर सप्ताह हमको आटा और गुड़ डालने की ज़रूरत है, और इसको हिला करके सूंघना है कि इसमें गंध कैसी आई। नंबर 2, इसका कलर कैसा हुआ। अगर इसका कलर इस दीवार जैसा येलोइश आ जाता है, पीलापन लिए,
थोड़ी सी सांद्रता, यानी उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन है। गाढ़ापन कहाँ से आएगा? उसी भोजन से आएगा। अगर इसमें 1.5 महीना हमने इस जीवामृत को बनाने में समय दिया और इसको 2-3 दिन में एक डंडे से चलाते रहे और इसको हर सप्ताह हम 2 किलो चीनी और 2 किलो आटा देते रहे, तो इस ड्रम में 200 लीटर का जो ड्रम है, अगर इसमें अच्छा सा जीवामृत बनाना है तो हमें इसमें कम से कम 15 किलो चीनी और 15 किलो आटा लगभग देना पड़ेगा। अब बात आती है जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत। मेरे कई साथी भूल जाते हैं कि यार बीजामृत क्या है, जीवामृत क्या है, घनजीवामृत क्या है। तो मैं बताऊं, ये तीनों विज्ञानों में, तीनों चीज़ों में मैं जीवाणुओं का संवर्धन कर रहा हूं। अब जीवाणु का संवर्धन जब करता हूं तो ये मेरा जीवाणु संवर्धन हो गया। अब बीजामृत का क्या मतलब? आज मुझे बीज शोधन करना है, इसी से 1 लीटर मटेरियल लिया, 10 लीटर 5 लीटर पानी मिलाया और अब जितना बीज में पानी लग सकता था उतना मटेरियल बनाया लिक्विड और बीज में छिड़क करके बीज शोधन कर लिया, बीजामृत हो गया। अब हमको ज़मीन में डालना है घन जीवामृत। तो चूंकि ये लिक्विड हम खेत तक नहीं ले जा सकते, अब इतना बड़ा ड्रम ट्रैक्टर में ला दें, बैलगाड़ी में ला दें, छलकेगा, इम्पॉसिबल है, व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो हम घन जीवामृत बना लेंगे। घन जीवामृत क्या है कि हम इसी स्थान पर 50 किलो गोबर ड्राई फार्म में इकट्ठा करेंगे और इस लिक्विड को उस गोबर में डालेंगे और इतना डाल देंगे कि उसमें मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो 20 और 25 के आसपास पहुंच जाए। यानी देखेंगे कि बिखेरने लायक है, मतलब गीला ऐसा ना हो कि बिखेर ना पाए, भुरभुरा बना रहे ताकि ब्रॉडकास्ट करके खेत में बिखेर सके। तो ये जो हमने घनजीवामृत बनाया, इसको चूंकि इसको भी मुझे 24 घंटे 48 घंटे के लिए यहीं रोक लेना है छायादार स्थान पर। तो यहाँ से चूंकि यहाँ तो मैं आटा बेसन खिला रहा था और गुड़ इसको, और यहाँ से इसकी हैबिट पड़ गई थी आटा और गुड़ खाने की। अचानक मैंने इसको गोबर में लॉन्च कर दिया तो अचानक एकदम से मौसम चेंज हुआ ना, इसलिए वहाँ भी मैं उस गोबर में भी थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी का घोल डाल दूंगा ताकि वो गोबर गुड़ और आटे के साथ हैबिचुएट हुआ। बाद में गोबर भी उसमें आ गया प्रोसेस में। फिर मैंने इस घन जीवामृत को लेकर आके डाल दिया। अब आता है जीवामृत। अब मेरा जो विज्ञान है, मैं जो करता हूँ, मैं अपने फार्मों पर जहाँ मैं करता हूँ, मैं जीवामृत नहीं डालता हूँ। एक बार बस घन जीवामृत अगर कायदे का बन गया, एक बार कायदे का घन जीवामृत बन गया, हाँ, फिर हमको जीवामृत पानी की नाली में बार बार बहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम 24 घंटा 48 घंटे में जीवामृत और घन जीवामृत बनाएंगे तो हमको कई बार डालना पड़ेगा। और उसके बावजूद जो व्यवहारिकता है, जो इस जीवामृत और बीजामृत के हिसाब से खेती करते हैं, उन किसानों का कहना है कि मैं 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन 1 एकड़ में करता हूँ। क्यों करते हो 1 एकड़ में? अगर ये चीज़ अच्छी है तो उनका मानना है कि उत्पादन तो गिरता है। अब चूंकि प्राकृतिक खेती हम लोगों को अपने राजकीय प्रक्षेत्रों पर करनी है, तो हमें कोशिश करनी है कि उत्पादन ना गिरे। और उत्पादन ना गिरने के लिए सीधा सीधा विज्ञान था कि मैं समझ रहा था जीवाणु नहीं है और जीवाणु इनॉकुलेट करने हैं। तो इस विज्ञान में मैं ये देखूंगा जीवाणु प्रॉपर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ये रटा है विज्ञान की मैंने तो जीवामृत भी डाला था, मैंने तो घन जीवामृत भी डाला था। भाई क्या डाला था? ये एक अनपढ़ व्यक्ति कहेगा तो चल जाएगा। एग्रीकल्चर का कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट व्यक्ति अगर कहता है कि नहीं वो जो किताब में लिखा था, जो हमको समझाया गया था, मैंने वो किया था, तो इस विज्ञान में हमको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ये जीवाणु संवर्धन का विज्ञान है। और अगर इसमें जीवाणु ठीक से संवर्धित हो गए हैं, इनकी संख्या पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर मेरा ये काम करता है, अन्यथा ये काम नहीं करता है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है, नहीं तो जय हिंद। मात्रा की कोई बात नहीं है, किसी भी मात्रा में बनाया जा सकता है। इसकी डॉक्टर साहब ये जो ड्रम है ना, जैसे मैंने बताया, अगर ये 2.5 महीना 3 महीना तक हम इसी मटेरियल को ठीक से चलाते रहें और फीडिंग देते रहें, तो एक ड्रम ये जो मेरा जीवामृत है ना, वो 10 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अन्यथा अगर हमें गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना ज़बरदस्ती
कि आज मैंने गोबर, पेशाब और आटा 1 किलो गुड़ डाला और बस हिलाया और 2 दिन बाद हमने फेंक दिया। तो फिर ये अनलिमिटेड, जैसे आप सुनते हैं कि हर पानी के साथ सिंचाई नाली में बहाओ, तो आप 10 बार डालो तब भी कोई इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका कहना ये है कि शुरुआती में ही हम अच्छे से करें और यस, इससे कि हम ज़्यादा हमारा मेहनत न लगे। भाई देखिए, आप तो केवीके की इंचार्ज हैं, आप मेरी बात सुनो। जब हम सारे लोग ये मानते हैं कि माइक्रोब्स हमारी केमिकल फार्मिंग के दरमियान, चूँकि मैंने कई बार क्लोरोपाइरीफास तक डाला है, फ्यूराडान डाला, थिमेटेंजी डाला भूमि शोधन के नाम पर, तो जब हम दीमक को मार सकते हैं, केंचुए को मार सकते हैं, तो वो माइक्रोब्स तो जो दिखते नहीं वो तो मरे हैं। ये तो तय है, ये तो मैं मान चुका कि माइक्रोब्स अब ज़मीन में नहीं है, या हैं भी तो नगण्य हैं। उसी के कारण मेरा जो रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू सॉइल में छूट जाता है वो डिकम्पोज नहीं होता। ह्यूमस की मात्रा डे बाई डे इसीलिए कम हो रही है। तो बस इतनी चीज़ समझनी है क्या, कि हमको एक बार वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो ज़मीन में नहीं बचे, वो एक बार अच्छे से इनाकुलेट कर देने, अच्छे से, अच्छी संख्या में, देन फर्दर वो अब मरे ना। इसलिए जैसे कई बार किसान क्या करते हैं, मैंने ऐसे भी किसानों से मेरा परिचय है जिन्होंने जीवामृत डाला, घन जीवामृत डाला, फिर उन्होंने किसी दीमक का, तुम्हारे खेत में तो दीमक है, बोले दीमक के लिए क्या करें, दीमक के लिए तो किसी ने बताया देखो दीमक के लिए तो भाई साहब क्लोरोपाइरीफास डालनी पड़ेगी। अब उसने जीवामृत, घन जीवामृत का नाटक किया था, उसके बाद क्लोरोपाइरीफास डाल दिया, किस मतलब का रह गया। यही मैंने कहा, ये मेरा कॉमन सेंस है कि जब एक बार मैंने माइक्रोब्स इनाकुलेट कर दिए हैं तो अब वो माइक्रोब्स मरने ना पाएँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ही विज्ञान है, जो नष्ट हो चुके माइक्रोब्स नष्ट ना होने पाएँ, और जो नष्ट हो चुके हैं उनको मैं इनाकुलेट कर दूं। तो मैंने जैसा कि बताया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी कहाँ से लाए हो जिसमें माइक्रोब्स थे, ये आप श्योर हो। यदि हाँ, हमारा दिमाग कहता वहाँ कई सारे पेड़ थे, बरगद के, पीपल के, महुए के, जामुन के, अच्छी कैनोपी थी, वहाँ एक मंदिर था, वहाँ पानी था, कुआं था, नमी रहती थी, और मैं सितंबर में लाया हूँ। अब आप देखिए, एक बरगद का पेड़ बहुत अच्छा है और खरीफ के सीजन में कोई जीवामृत बना रहा है, और उससे कहा गया बरगद के पेड़ के नीचे की आधा किलो मिट्टी पड़ेगी। तो गया, मिट्टी को ऐसे से, ऊपर रहती है मिट्टी हल्की सी डस्ट रूप में, ऐसे उसे उठा के ले आया। उसमें मॉइस्चर तो था नहीं, जिस सॉइल में मॉइस्चर नहीं उस सॉइल में माइक्रोब्स कहाँ से आ गया। ऐसा लोग भी बना रहे हैं और कहते हैं साहब हमको तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो हम लोग जिसको भी बताएं अपने फार्म पर करें, तो इस जीवाणु संवर्धन की इस क्रिया को समझ लें। हमको रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे गौमूत्र नहीं तौलना, गोबर नहीं तौलना। जैसे 1 ग्राम गोबर में, गाय के 1 ग्राम गोबर में, जैसा कि लोग बताते 5 करोड़ माइक्रोब्स हैं, हम 10 किलो डालने की ज़रूरत है। हमको पावरी मिल जाए, पावरी मिल जाए, इसको मैं 3 महीना तो मैं डिकम्पोज कर ही रहा हूँ, 3 महीना तो मल्टीप्लाई होने का समय दे ही रहा हूँ। तो ये कार्रवाई हमको क्रॉप बोने के 2 महीना 2.5 महीना पहले स्टार्ट कर देनी है। ऑल ऑफ सडन कि रबी में आपको गेहूं में ये करना है, अब पता चला गेहूं में पलेवा हो चुका है, अब हमको करना है। अब तुम 2 दिन में क्या कर लोगे? 2 दिन में तो हमारी आंखें बरगद का पेड़ नहीं खोज पाएंगी कहाँ अच्छा बरगद का पेड़ है, कहाँ से और किसी का कोई प्रश्न। सर इसको खेत में तैयार होने के बाद अप्लाई कब करें, पहली जुताई या दूसरी जुताई या कब? बैक्टीरिया को कब इनाकुलेट करेंगे? जितना अर्ली पॉसिबल हो। जैसे पलेवा के बाद ओट आ गई है तो इसको बिखेरिए, फिर जुताई करिए, मिक्सअप हो जाए। धूप में पड़ा हो रहेगा तो फिर मरने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 1 एकड़ में सर कितना यूज करेंगे इसको, जो घन जीवामृत है? मैंने बताया, सुनिए फिर वही प्रश्न। अगर मेरा इसमें माइक्रोब्स का प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन उसका बहुत अच्छा हो गया, मेरा अपना दिमाग कहता है, दिल कहता है कि अब इसमें 2.5 महीना हो गया और ये पीलापन लेके आ गया और इसमें तीक्ष्ण बदबू है, यानी मैं मानता हूँ 10 की पावर 8, 7 तक पहुँच चुका, तो मैंने बताया 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ के लिए सफिशेंट है।
और अगर एक ही महीने हुआ है, अभी 10 की पावर 4 है, तो ये 200 लीटर का ड्रम 4 एकड़ के लिए। और अगर आप तीसरे दिन डाल रहे हो, चौथे दिन डाल रहे हो, तो ये 10 ड्रम भी 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें दिमाग लगाना ना, नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने हैं, ठीक है ना। जैसे हम जामन दूध जमाते हैं ना, दही, तो अगर जामन मेरा ख़राब है, जामन सही नहीं है, दही अच्छा नहीं है, और मैंने 2 बूंद उसमें 2 लीटर में डाल दिया, तो दही सुबह नहीं जमेगा। तो दूध और जामन की जो क्वांटिटी का रेशियो वही यहाँ पर है कि हमारा अच्छा बन गया। जैसे मैं बता रहा हूँ अपने तजुर्बे से, 1 एकड़ में 20 लीटर ये जीवामृत अगर कायदे का बन गया है, कायदे का, तो केवल 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, बंद कर दो।